हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग की पाठशाला। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करे हैं जो जीरो लेवल के प्रोग्राम हैं। जीरो लेवल के प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि हम लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग अभी तक डिस्कस करी है उसमें हम यूजर से किसी तरह की वैल्यूज को इनपुट लेते थे, फॉर्मूले की हेल्प से उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे और आउटपुट डिस्प्ले करते थे। लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी है ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करी है। कैरेक्टर्स के ऊपर अभी तक हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन कैरेक्टर के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग डिस्कस करें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टर्स के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि मुझे कोई भी वैल्यू या कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करनी है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब होगा कि हमें पता है मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी के फॉर्म में होती है। तो बिल्कुल सही, मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है 0-1 के फॉर्म में स्टोर होती है। और अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, लाइक मैंने कोई नंबर दिया 43 और मुझे इसका बाइनरी कोड पता करना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया 1, 2 10 रिमाइंडर आया 1, 2 5 जा 10 रिमाइंडर आया 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर आया 1, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आया 0। तो यहां पर बाइनरी कोड क्या तैयार हो जाएगा? अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करूं, यानी 1 0 1 0 1 1, तो ये बाइनरी कोड है किसका? 43 का। तो ये 43 का बाइनरी कोड क्या हो गया? तैयार हो गया। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का बाइनरी कोड आप तैयार कर सकते हो। लेकिन तब क्या, जब मैं आपसे बोलूं कि मुझे मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर ए, तो क्या कैरेक्टर ए का बाइनरी कोड आप इस तरीके से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का तो बाइनरी कोड निकाल सकते हो, लेकिन कैरेक्टर का बाइनरी कोड कैसे निकालें? तो स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम कैरेक्टर को मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे करें, और जब तक हम स्टोर नहीं कर सकते उसके ऊपर कोई ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला गया, और वो सॉल्यूशन ये था कि क्यों ना हम कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दें। हर एक कैरेक्टर जो हम यूज करते हैं इसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दें। इससे फायदा क्या होगा? जब भी मुझे कैरेक्टर स्टोर करना होगा, हम वो कैरेक्टर स्टोर ना करते हुए उसके बिहाफ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने डिसाइड करी है उस न्यूमेरिकल वैल्यू का बाइनरी कोड हम क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने बोला कि मैं ए को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 43 से। तो जब भी मुझे मेमोरी के अंदर ए स्टोर करना होगा, मैं ए स्टोर ना करते हुए 43 का बाइनरी कोड मेमोरी के अंदर स्टोर कर लूंगा। अब मेमोरी के अंदर जब भी मुझे 43 का बाइनरी कोड मिलेगा, मैं समझ जाऊंगा मुझे क्या मिला है? कैरेक्टर ए मिला है। हो सकता है आप यहां कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर मुझे किसी मेमोरी के अंदर 1 0 1 0 1 1 मिलता है तो मैं क्या समझूं? ये इंटीजर 43 है या 43 है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरेक्टर ए को। तो इसका भी सॉल्यूशन सिंपल है। अगर ये मेमोरी कैरेक्टर टाइप की डिफाइन है तो इसके अंदर अगर 43 का बाइनरी कोड है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरेक्टर ए को। लेकिन अगर ये मेमोरी इंटीजर टाइप की डिफाइन है और इसके अंदर 43 का बाइनरी कोड लिखा हुआ है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर 43 को। तो इस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, समझते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों,
हमने हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल लिया कि हम कैरेक्टर को किस तरह से स्टोर करें, उसको उसके बिहाफ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दें और उस न्यूमेरिकल वैल्यू का बाइनरी कोड हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ठीक था और ये सॉल्यूशन काम भी कर रहा था, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम फिर आ गई, एक और प्रॉब्लम आ गई। और वो प्रॉब्लम क्या थी उसको समझें। मान लो कि मेरी एक कंपनी है, लेट्स से एक्स नाम की एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, और मेरी कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है वो ए को किससे रिप्रेजेंट करती है, 48 से, लेट्स से। इसी तरह से कोई वाई नाम की कंपनी है, वो अपने कंप्यूटर बनाती है और वो ए को किससे रिप्रेजेंट करता है, 52 से। उसकी मर्जी, उसकी कंपनी है, वो ए को किससे रिप्रेजेंट करता है, 52 से। तो इंडिविजुअल तो ये कंप्यूटर्स प्रॉपर वर्क कर रहे थे, लेकिन मान लो अगर इस कंपनी का कंप्यूटर इस कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, मान लो ये कंप्यूटर यहां पर कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है और उस इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, ए। अब एक्चुअल में ए तो भेजा नहीं होगा, उसने क्या भेजा होगा, 48 का बाइनरी कोड, और वहां जाकर रिसीव भी क्या हुआ होगा, 48 का बाइनरी कोड। लेकिन क्या ये कंप्यूटर समझ पाएगा कि उसे ए मिला है? वो तो 52 के बाइनरी कोड को क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर अगेन एक प्रॉब्लम आ गई कि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये कोई और न्यूमेरिकल वैल्यूज को फॉलो करता था और ये कंप्यूटर किसी और तरीके के न्यूमेरिकल वैल्यूज को फॉलो करता था। अब क्या करें? तो अगेन इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन था कि क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड तैयार कर दें, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे पूरे वर्ल्ड क्या करे, फॉलो करे, सभी तरह के कंप्यूटर में उस स्टैंडर्ड को क्या करा जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। तो एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया और इस स्टैंडर्ड का नाम दिया गया आस्की वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो मैं ये मिटा देता हूं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो ये आस्की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड तैयार करा गया ताकि डिफरेंट कंपनीज के कंप्यूटर अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स को ना फॉलो करें, सभी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें। और वो कौन सा स्टैंडर्ड होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस स्टैंडर्ड के अंदर 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई किया गया है कि वो किस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या करे जाएंगे, पहचाने जाएंगे। और जितने भी कंप्यूटर्स हम इंप्लीमेंट करते हैं उनके अंदर इस तरह से कोडिंग डिजाइन की जाती है कि वो सब इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इस स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है कि जब भी हम कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 65 से। कैपिटल बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 66 से। कैपिटल सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 67 से। इसी तरह से अप टू कैपिटल जेड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 90 से। सिर्फ यही नहीं, स्मॉल ए जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 97 से। स्मॉल बी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 98 से। स्मॉल सी 99, अप टू स्मॉल जेड जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 122 से। तो ये तो कुछ मैंने कैरेक्टर्स यहां डिफाइन कर दिए गए, लेकिन सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स नहीं है, टोटल 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें डिफाइन करे गए हैं, जिनकी रेंज चालू हो रही है 0 से 255 तक। तो 0 से लेकर 255 तक के डिफरेंट नंबर्स इस स्टैंडर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करे गए हैं। तो मैंने 65 से चालू करा, इट मींस ये नहीं है कि 65 से चालू है, 0 से लेकर 255 तक के सभी नंबर्स किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 रिप्रेजेंट करता है किसको, नल कैरेक्टर को।
अब ये नल कैरेक्टर क्या है, कहां पर यूज होता है, ये हम अभी आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह से आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर एक दूसरे को स्माइली भेजते हो, ये स्माइली भी एक कैरेक्टर है, तो 1 एक स्माइली कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम अभी प्रोग्रामिंग की हेल्प से देखेंगे भी, और देखेंगे कि 1 जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पास करेंगे तो वो एक स्माइली कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरह से 1 एक स्माइली कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 2 एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 3 अप टू कहां तक, 255 तक हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इवन लाइक जब आप लोग व्हाट्सएप में चैट करते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पर कभी डिजिट्स का यूज करते हो, आप व्हाट्सएप पे लिखते समय 1 2 3 या कुछ भी नंबर लिखते हो, तो ये नंबर कभी इंटीजर नंबर नहीं होते, ये नंबर भी किस तरह से ही स्टोर होते हैं मेमोरी के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में। दिस टाइप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड डिजिट कैरेक्टर्स, और उनकी भी आस्की वैल्यू है, जहां पर 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 48 से, 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है 49 से, 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 50 से, अप टू 9 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 57 से। तो इस तरह से हम डिजिट कैरेक्टर्स को भी इसके अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी जो कैरेक्टर है, लाइक आप टाइप करते टाइम पर स्पेस देते हो, स्पेस की आस्की वैल्यू होती है 32, एंटर की हम प्रेस करते हैं, उसकी आस्की वैल्यू होती है 13। तो हर एक कैरेक्टर जो हम टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड में, या इवन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है लाइक स्माइली जो कीबोर्ड में नहीं होते लेकिन स्टिल कैरेक्टर्स हैं, इन सब की एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर क्या करी गई है, इस स्टैंडर्ड में डिफाइन करी गई है। तो आई थिंक आप लोगों को अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम कैरेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी मुझे मेमोरी के अंदर ए स्टोर करना होता है, हम मेमोरी के अंदर ए स्टोर ना करते हुए 65 का बाइनरी कोड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और अगर कैरेक्टर टाइप की मेमोरी के अंदर मुझे 65 का बाइनरी कोड मिलता है तो मैं समझ जाता हूं कि मैंने उसके अंदर क्या स्टोर किया है, ए स्टोर किया है, एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है कि मेमोरी के अंदर कभी भी कैरेक्टर तो स्टोर हुए ही नहीं है। हमेशा जो स्टोर होता है वो क्या होता है, उसकी आस्की वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इट मींस जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि मेमोरी के अंदर कैरेक्टर कभी भी स्टोर नहीं हुए, हमेशा जो स्टोर हुए हैं वो क्या हुए हैं, उसकी आस्की वैल्यू। यानी आप नोट करके ये लिख सकते हो कि कोई भी ऑपरेशन जो कैरेक्टर्स के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे वो कभी भी कैरेक्टर्स के ऊपर न होकर किसके ऊपर होंगे, उसकी आस्की वैल्यू के ऊपर होंगे। यानी हमें कोई भी चीज जो प्रोग्राम के थ्रू डिजाइन करनी होगी, ये सोच के करनी होगी कि उसकी आस्की वैल्यू क्या है और वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो कोई भी ऑपरेशन हम कैरेक्टर्स के ऊपर कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, उसकी आस्की वैल्यू पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आपको इनपुट में कोई कैरेक्टर देना है, लाइक आपको ए देना है तो आप 65 दे रहे हो, नहीं, ये इंटरनली अपने आप हो जाएगा। आप तो ए ही दोगे, वो इनपुट में ए ही लेगा, ऑटोमेटिकली वो उसे किस में कन्वर्ट कर लेगा, 65 में, और 65 के बाइनरी कोड को स्टोर कर लेगा। जब आप रिट्रीव करोगे तो वो 65 का बाइनरी कोड रिट्रीव करेगा, लेकिन आपको आउटपुट में क्या ही देगा, ए ही देगा। लेकिन हमने स्टिल इस चीज को समझा है को क्यों, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हमें पता होना चाहिए कि बैकएंड में क्या काम हो रहा है, ताकि हम अपनी प्रोग्रामिंग को बेहतर तरीके से क्या कर सकें, डिजाइन कर सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स बनाकर हम समझेंगे इस आस्की वैल्यू के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, या इन शॉर्ट कैरेक्टर्स के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।